हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आपने नहीं देखा है कि मैं कौन से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ तो सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। वीडियोस देखिए, पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की और उसमें हमने जाना कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए। तो आज हम स्पेसिफिकली यही बात करेंगे अबाउट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि एजुकेशन है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सो बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें यू टीच, okay, you train somebody and simultaneously you learn, especially in schools, colleges, to improve knowledge and development skills। तो नॉलेज और डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए जो स्कूल और कॉलेज में आपको टीचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है, उसे कहते हैं एजुकेशन। तो आपको पढ़ने से ही ये समझ आ रहा होगा कि एजुकेशन लिटरेसी से काफ़ी बड़ा टर्म है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी बात करती है सिर्फ रीड एंड राइट की एबिलिटी, लेकिन एजुकेशन बात करता है अबाउट टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, एंड टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल्स। सो ये है आपका एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले प्रोड्यूस गुड सिटीजन। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप डेफिनेटली गुड सिटीजन बनेंगे। तो जितने लोग एजुकेटेड होंगे उतने ही गुड सिटीजन्स होंगे। तो एजुकेशन सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, या एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स। देन डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर एजुकेशन इंप्रूव होगी तो ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे डेवलप होगी। देन फैसिलिटेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है लिमिटेड होते हैं, कंस्ट्रेन होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में नहीं होते, स्कैसिटी होती है। और ह्यूमन रिसोर्सेज आपको पता है कि अवेलेबल कराए जा सकते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपर स्किल दें। लेकिन अगर आपके पास जो नेचुरल रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर एजुकेशन पुअर है, तो क्या होगा कि उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं होगा। जितना यूज़ उस चीज़ का निकल सकता है उतना नहीं निकालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी रह जाएगी। और अगर एजुकेशन होगी तो एक तरह से एफिशिएंट यूज़ होगा किसका? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स का। ओके, देन आता है एक्सपैंड मेंटल होराइजन ऑफ पीपल। क्या होता है? आपकी सोचने की क्षमता, मेंटल होराइजन जो है आपका, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो वो एक लिमिट तक रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं, जो चीज़ आपको पता ही नहीं एग्जिस्ट करती है, वहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने बहुत पढ़ा है, अगर एजुकेशन अच्छी है, तो आप जब सोचेंगे आपका जो मेंटल होराइजन है वो काफ़ी एक्सपैंडेड होगा, क्योंकि आप एक आगे तक सोच पाएंगे, क्योंकि आपने उस बारे में पढ़ा हुआ है या आपने नॉलेज गेन करी है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। देन helps in economic development through greater participation of people in production process। एजुकेशन है तो लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा एक्सटेंड में होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। देन प्रमोट्स रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ पीपल। एजुकेटेड हैं तो रैशनल होगा इंसान, सोच समझ के कोई स्टेप लेगा। ऐसे ही साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप होगी, हर चीज़ में लॉजिक अप्लाई करने लगेंगे, इलॉजिकल बातों से दूर हटेंगे। उसके बाद क्या है? ब्रिंग डाउन बर्थ रेट, हेल्प्स इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सपैंड हुए जा रही है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, नहीं पता कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की क्या इंपॉर्टेंस है, या बर्थ रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे होंगे तो पता होगा कि बर्थ रेट को नीचे लाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, एंड पॉपुलेशन, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको डिक्रीज करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव हुआ। तो हमने पढ़ा एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब हम मूव करेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई, कब हुई, और क्या हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में भी प्रोसेस हैं, स्टेप्स है, एक हायरार्की है। तो हम उससे चलेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन की। प्राइमरी एजुकेशन में कौन आ गया? अब जैसे आप प्राइमरी एजुकेशन में हम पॉइंट्स देखेंगे तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी क्या कह रहे हैं? एक राइट आया, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जहाँ पे फ्री एजुकेशन भी मिलेगी एंड
वो फ्री एजुकेशन कंपलसरी है। और ये एक्ट कब आया? 2009 में। क्यों? प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, कौन से एज ग्रुप में? 6 to 14 ईयर्स। जो बच्चे 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक के ग्रुप में आते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी सबको, टू ऑल चिल्ड्रन। ओके, टू ऑल चिल्ड्रन। देन अब इसका सक्सेस रेट देखते हैं। 96% ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज एनरोल्ड इन स्कूल्स अंडर दिस एक्ट। तो 96% बच्चे रूरल एरिया में इस एक्ट के चलते स्कूल्स में एनरोल हुए हैं या स्कूल्स गए हैं, विच इज़ अ ह्यूज सक्सेस रेट। 96% बहुत होता है। उसके बाद एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन में, यानी बच्चों की जो एजुकेशन है छोटी सी एज में जब स्कूल जाने लगते हैं, और वो जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के चलते बैकवर्ड स्टेट्स कौन सी हैं जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की हालत ख़राब है? वो स्टेट्स हैं आपकी बिहार, राजस्थान, यूपी एंड अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट्स हैं जो थोड़ी एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स हैं। अब हम प्राइमरी एजुकेशन से आगे चलेंगे, हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की। तो सेकेंडरी एजुकेशन में कौन से आते हैं? हमने देखा 6 to 14 ईयर्स के बच्चे आते हैं प्राइमरी में, और 14 से 18 ईयर्स के बच्चे आते हैं, यानी यंग पर्सन, बच्चे नहीं बचे, वो यंग पर्सन प्रिपेयर्ड फॉर एंट्री इनटू हायर एजुकेशन। तो 14 से लेके 18 ईयर्स तक की एज ऐसी होती है जहाँ पे जो यंग बच्चे होते हैं या जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर हायर एजुकेशन। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन हायर एजुकेशन। तो प्राइमरी 6 to 14, 14 to 18 हायर, एंड 18 के बाद हम देखेंगे 14 to 18 में सेकेंडरी एजुकेशन में यंग पर्सन्स को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर व्हाट? फॉर हायर एजुकेशन। तो उसका भी कंडीशन देखते हैं। 1950s और 51 ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 1950 to 51 में सिर्फ 7.1K यानी अप्रॉक्सीमेटली 7100 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे, और उसमें 1.5 मिलियन टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे। ये बात हम कब की कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम की। लेकिन 2006 to 7 में कितने? पहले थे 7100 स्कूल्स, अब कितने हुए? 168,000 स्कूल्स, 168K स्कूल्स। ओके, सो 168K स्कूल्स यानी 1,68,000 स्कूल्स आपके थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और 34.9 मिलियन एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे। यानी कितने स्कूल्स बढ़े और कितनी एनरोलमेंट बढ़ी 1950-51 से लेके 2006 तक, यानी डेवलपमेंट हुई, सेकेंडरी स्कूल्स का निर्माण भी हुआ और लोग वहाँ जाने भी लगे। तो ये एक तरह की प्रोग्रेस है। देन 1987 to 88 में नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश हुए। तो नवोदय विद्यालय आपके इस्टेब्लिश किए गए, कब किए गए? 1987 और 88 में। जो क्यों थे? जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए थे। उसके बाद 1981 में NCERT को सेटअप किया गया, और इससे क्या हुआ कि सीनियर एजुकेशन में और बूस्ट आया, कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हुए, सिलेबस चेंज हुए और पढ़ाने के तरीके चेंज हुए। उसके बाद हम आएंगे हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंट्रोल्स एंड गाइड्स हायर एजुकेशन। तो UGC कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में। UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, और ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं किससे? हायर एजुकेशन को हमारी कंट्री में। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU जिसे हम कहते हैं, वो एस्टैब्लिश हुए सितंबर 1985 में। क्यों? टू बूस्ट अप हायर एजुकेशन, ताकि बहुत सारे बच्चों को हायर एजुकेशन मिल पाए। तो ये था आपका हायर एजुकेशन। देन एजुकेशन में और क्या आता है आपका? टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? आपका 1265 रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है? 1265, और उसमें क्या है? 1.86 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। एडमिशन कैपेसिटी कितनी है? यानी 1200 आपके अप्रॉक्सीमेटली आप माने तो 1265 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और उसमें कितने बच्चे एनरोल हो सकते हैं? एडमिशन कैपेसिटी कितनी है उन कॉलेजेस की मिलाकर? वो है 1.86 लाख स्टूडेंट्स की, ओके, पर ईयर। उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज है 268 मेडिकल कॉलेजेस। एडमिशन कैपेसिटी कितनी है? 17,000 स्टूडेंट्स की, ओके। देन बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, 38 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से क्या होता है कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है रूरल एरियाज़ में, या जो नॉलेज नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स तो आपको मिल गए हैं लेकिन उनका यूज़ कैसे किया जाए या अवेयरनेस क्रिएट की जाए, या और थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं रूरल एरिया में टू डेवलप एजुकेशन सेक्टर और टू डेवलप फर्दर एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो ये आपका 38 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे न्यू IITs और IIMs ऑलरेडी ओपन हो रहे हैं। सो रिसेंटली भी अनाउंसमेंट हुई थी कि बहुत न्यू IITs आएंगे, IIMs आएंगे, तो ये भी पार्ट है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट है। इंडिया में क्या है, इंडिया 3rd प्लेस पर है। इंडिया ओवरऑल रिसर्च वाइज, रिसर्च फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट में इंडिया वर्ल्ड में 3rd प्लेस पर है। और 2.5 मिलियन, हमारे पास 2.5 मिलियन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस हैं। हमारी कंट्री में 2.5 मिलियन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ओवरऑल 3rd प्लेस पर है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ में। देन आपका एजुकेशन सेक्टर में अब प्रॉब्लम्स क्या है, या क्यों एजुकेशन सेक्टर ना उस तरह ग्रो नहीं हो पा रहा। सबसे पहले एजुकेशन क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट्स भी कंट्रोल कर सकती हैं और सेंटर भी कंट्रोल कर सकता है। तो अगर स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो जो रेगुलेशंस है ना वो अजीब तरीके की हो जाती है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर के कंट्रोल्स दोनों जगह जाते हैं और उस चक्कर में एक यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं बन पाती। तो मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। देन लो एक्सेस लेवल इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ओवरऑल एजुकेशन को लेके एक्सेस कम है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। देन पुअर क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है एजुकेशन की, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है। देन लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले कम है, तो पहले ही बोला जाता है कि 6% ऑफ GDP दिया जाएगा, बट एक्चुअली उससे भी कम होता है। एक्चुअल वाला देखेंगे तो ओनली 3.1% है ऑफ GDP जो कि एजुकेशन पे स्पेंड होता है। और अगर आप एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा ही नहीं करेंगे, अगर आप न्यू यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाएंगे, या डायनामिक वर्ल्ड के चलते जो चेंजेस हैं उनको बुक्स में नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, और मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के चलते एजुकेशन का तरीका, डिलीवरी का तरीका उस हिसाब से ऑल्टर नहीं करेंगे, तो एजुकेशन सेक्टर आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। और ये सब चेंजेस लाने के लिए यू नीड टू स्पेंड मोर ऑन द एजुकेशन सेक्टर, एंड फॉर दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट मोर परसेंटेज ऑफ योर GDP इन एजुकेशन, विच इज़ नॉट हैपनिंग एज ऑफ नाउ। देन आपका बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो एजुकेशन सेक्टर में ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन बने और बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो मिलकर हैं ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएं, कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो कि रेगुलेट करें एजुकेशन सेक्टर को। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ व्हाट, ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज to further improvise these sectors for economic development of our country. So यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया कैसा है, एजुकेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस सेक्टर के, एंड ओवरऑल इस सेक्टर में आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर है, वो कैसा है हमारी कंट्री में। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत मेजर हिस्सा है, इसीलिए हमने ये टॉपिक को आज यहाँ पे कवर किया। इसी के साथ आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म होता है। कल मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाऊंगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, और वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है, इसलिए उसको मैं कल वाले वीडियो में सेपरेटली कवर करूँगी। सो हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। पसंद आए तो आपको पता है क्या करना होता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।